नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। आप सभी का एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान की दोस्तों अपन बात कर रहे थे वंशानुक्रम और वातावरण की। किसकी बात चल रही थी दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण की बात कर रहे थे अपन। और वंशानुक्रम वातावरण में दोस्तों मैंने आपको क्या प्रभाव रहता है बालक पर, एक बालक का जो विकास होता है, अभिवृद्धि होती है, उसमें वातावरण का और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। वंशानुक्रम व वातावरण का वंशानुक्रम और वातावरण की दोस्तों अपन बात करें तो मैंने इसके बारे में आपको जैव सांख्यिकी का सिद्धांत भी बताया था। जो किससे दिया था दोस्तों? सभी कमेंट बॉक्स में जो ऑनलाइन आ गए हैं दोस्तों, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप आते ही लाइक कर दीजिए करो वीडियो को। जैव सांख्यिकी सिद्धांत के बारे में बात करें दोस्तों तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि क्या प्रभाव रहता है। जो बालक में जो गुण आते हैं, जो गुण उत्पन्न होते हैं, यानी कि जैसे अपने माता पिता से जो गुण आए वो कितने आए तो 50%। बाकी आते हैं दादा दादी के रहते हैं, परदादा परदादी के रहते हैं, परदादा परनानी के रहते हैं। ये सभी मिलके यानी कि पूरी फैमिली के जितने भी गुण आते हैं, इस जो सिद्धांत दिया था गुण सूत्रों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण के गुण सूत्रों के जो सिद्धांत रहते हैं उनके आधार पर जैव सांख्यिकी का सिद्धांत था। किसने दिया था दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, कंफर्म है, क्लियर है? इसके बारे में और बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि जीन जो है गुणसूत्रों के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये अपन ने बात कर रहे थे गुणसूत्रों के केंद्र में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। जीन पाए जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जीन गुणों के वाहक होते हैं। किन के वाहक होते हैं? जीन गुणों के वाहक होते हैं, गुणसूत्र के वाहक होते हैं, गुणों के वाहक होते हैं, गुणों के वाहक होते हैं। पिछली बार रीट में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लग तो बायोलॉजी का पार्ट रहा है दोस्तों। जो महिलाओं में और पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, सभी महिलाओं और पुरुषों में दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स वाई गुणसूत्र जो है पुरुष में पाए जाते हैं, जो 23वां गुणसूत्र रहता है, और एक्स एक्स जो गुणसूत्र रहते हैं वो महिला में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बात पहले भी बता दी थी और एक बार फिर से दोस्तों रिपीट कर रहे हैं अपन बार बार। दोस्तों जब भी अपन क्लास लेंगे नहीं तो पुरानी बातों को भी रिपीट करेंगे ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। जीन गुणों के वाहक होते हैं दोस्तों। आप आराम से सुनना दो। जीन दोस्तों अपने जो शरीर में है ना, असंख्यक जीन पाए जाते हैं, और गुणों के ये क्या होते हैं? वाहक होते हैं। यानी कि दोस्तों जो बालक में वंशानुक्रम वातावरण के आधार पर जो परिवर्तन होंगे, जो विकास होगा उसमें, तो इनमें सबसे ज्यादा योगदान किनका रहेगा? जीन का रहेगा। अब दोस्तों क्या होगा कि इनमें वातावरण और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव रहता है? जितना अधिक प्रभाव रहता है दोस्तों उतने ही जो जीन है वो गुण है उनके सक्रिय हो जाएंगे। अरे कम प्रभाव रहेगा अगर तो वो क्या है? बिल्कुल कम सक्रिय हो जाएंगे, और उनका जो प्रभाव रहेगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, या फिर वो जो वंशानुक्रम और वातावरण से जो गुण उत्पन्न होने थे दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और एकदम से विलुप्त हो जाएंगे। आपका अगर कोई किसी बालक का अगर विकास हो रहा है तो उसमें वातावरण और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव रहेगा, ये डिपेंड करता है कि इसमें जीन कितने सक्रिय हो रहे हैं, और ये सक्रिय कब होंगे इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वातावरण और वंशानुक्रम। अगर वंश से जो गुण वो चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? सक्रिय होते चले जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी का स्थानांतरण होता रहेगा। इन्हीं के आधार पर दोस्तों 3 नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं? 3 नियम दिए गए हैं। वंशानुक्रम और वंशानुक्रम के आधार पर, वातावरण के आधार पर 3 नियम दिए गए हैं दोस्तों। जीन के गुणसूत्रों के गुणों के वाहक होते हैं, ये सब चीजें इनके आधार पर दोस्तों क्या दिए गए हैं? 3 नियम दिए गए। इन नियम की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी 3 नियम पढ़ेंगे और 3 नियम के आधार पर अपन बता सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है, जो गुण आते हैं वो किस तरह से आते हैं, और माता पिता से कैसे गुण आते हैं, कैसे नहीं आते। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं, इसके बारे में अपन नियम पढ़ते हैं। पहले नियम की बात करें दोस्तों तो वो है समानता का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? समानता का। पढ़ा होगा आपने, नाम भी सुना होगा, समानता का नियम।
याद रखना दोस्तों, किसने दिया था? ये सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन। समानता के नियम की अपन बात करें, किसने दिया था दोस्तों? सोरेनसन ने दिया था। इस नियम के आधार पर अब सुनना आराम से, क्या कहता है ये नियम, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, जैसे गुण जो माता पिता में होते हैं और वैसे ही गुण, यानी कि अपनी संतान में माता पिता से समान गुण अगर अपनी संतान में आ जाते हैं, क्या कहा दोस्तों मैंने? माता पिता से समान गुण, माता पिता के समान गुण अगर अपनी संतान में, अपने पुत्रों में, पुत्रियों में आ जाते हैं, तो वो कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों? समानता का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों? समानता का नियम। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें अपन दोस्तों, जैसे गोरे माता पिता की संतान का क्या होना? गोरा होना। काले माता पिता की संतान का भी क्या होना? काला होना। अध्यापक की माता पिता के संतान का दोस्तों जो आगे बढ़कर जो वंश के आधार पर या वातावरण को ऐसा ही वातावरण बनाया जाता है, उसके आधार पर दोस्तों उनका भी अध्यापक बनना। डॉक्टर के माता पिता की संतान का दोस्तों क्या बनना? डॉक्टर बनना। ये क्या के नियम कहलाएगा दोस्तों? समानता का नियम कहलाएगा। एक बार फिर से सुनना दोस्तों, क्या बोला मैंने? जैसा कि इस वर्ड में जो वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है समानता का नियम। किसने दिया था? सोरेनसन ने। आगे का स याद रखना है और सोरेनसन याद हो जाएगा। स से स क्या याद रखना है? समानता से सोरेनसन। समानता से सोरेनसन 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। समानता से सोरेनसन क्या कहता है कि अपने माता पिता के समान लक्षण अगर अपनी संतान में आ जाते हैं तो कौन सा नियम होता है? समानता का नियम। माता पिता माता पिता के लक्षण या गुण संतानों में उत्पन्न होना। यानी कि समान लक्षण, माता पिता के समान लक्षण किसमें उत्पन्न होना दोस्तों? संतानों में उत्पन्न होना। क्या कहलाता है दोस्तों? समानता का। एग्जाम्पल की बात करें अपन, गोरे माता पिता की संतान का गोरा होना। समान लक्षण है आगे ना दोस्तों, माता पिता कैसे थे? गोरे, तो संतान का भी क्या हो गया? गोरा। संतान भी कैसी होगी? गोरी पैदा होगी। दूसरा एग्जांपल ऐसे ही दे सकते हैं अपन, डॉक्टर की संतान का, ये एनवायरमेंट से आ जाएगा, डॉक्टर की संतान का भी डॉक्टर होना। ठीक है दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल काफी है, 2 एग्जाम्पल, आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। दूसरे नियम की अपन बात करेंगे अब। क्या कहता है दूसरा नियम? विभिन्नता का नियम। कौन सा है दोस्तों? विभिन्नता का। किसने दिया था? पहली बात तो ये कि विभिन्नता का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों प्रवर्तक थे इसके लेमार्क। नाम सुना होगा दोस्तों आपने, 9-10 की किताब में लेमार्क का सिद्धांत आता है। जब जिराफ के बारे में अपन पढ़ते हैं तो वहां पर आता है लेमार्क का सिद्धांत। और पादप के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, जब पादपों की केमिस्ट्री आती है वहां पर 9-10 में भी आता है, तो वहां पर भी आपने लेमार्क का नाम सुना होगा। ऑब्वियसली सुना होगा, सभी ने सुना होगा, अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा याद हो जाएगा। देखो, समानता का नियम क्या कहता था? माता पिता के समान लक्षण संतान में उत्पन्न होना है, क्या कहलाता है? समानता का नियम। विभिन्नता का नियम उल्टा हो जाएगा। माता पिता से भिन्न लक्षण अगर बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं, क्या बोला दोस्तों? माता पिता से भिन्न लक्षण यानी कि अलग। गोरे माता पिता का बच्चों का कैसा होना? काला पैदा होना। माता पिता से भिन्न लक्षण अगर बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते रहते हैं। पीछे वाली बात पे ज्यादा ध्यान देना, गौर से सुनना। माता पिता से भिन्न लक्षण अगर संतान में उत्पन्न हो जाते हैं
और वो लक्षण जो उत्पन्न हुए वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है, यानी कि उसके बाद जो है वो स्थानांतरण होगा। आया समझ में दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना। एक टाइम क्या था दोस्तों कि जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन किन्हीं कारण से ऐसा टाइम आ गया कि जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। अकाल पड़ गए थे दोस्तों, अफ्रीका में अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, वहां पे जिराफ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे फॉरेन कंट्री में जो है जिराफ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर इंडिया में बहुत कम मिलते हैं देखने को। तो जिराफ क्या होता है दोस्तों, अकाल पड़ गए थे तो नीचे की जो झाड़ियां वगैरह रहती उनके फल को फूल को या के इनको नहीं खा सकते थे। तो अकाल इतना ज्यादा हो गया था कि दोस्तों इन्होंने क्या करा कि अब ऊंचे पेड़ जो थे, जो बड़े पेड़ थे, उनके पत्तियों को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्या करा दोस्तों, काफी टाइम तक अकाल रहा दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या करा अपनी गर्दन को ऊपर बढ़ाने लग गई है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो संतान जिराफ की जो संतान पैदा होती है, जो उनके बच्चे पैदा हुए दोस्तों, तो उनकी गर्दन होते ही सबसे पहले दोस्तों क्या है, जो जिराफ के बराबर लंबी पैदा हुई, यानी कि उनका विकास कर लिया उन्होंने। किसका? गर्दन का विकास हो गया। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। वातावरण के अनुसार क्या हो गया दोस्तों, उस गर्दन का विकास हो गया और जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हुआ, ये वंश क्रम के आधार पर क्या हुआ दोस्तों, जो जिराफ के जो बच्चे थे वो भी वंश के आधार पर क्या बढ़े, उनकी गर्दन कैसी हुई, लंबी हुई। मनुष्य के कर्ण पल्लव का विलुप्त होना। पहले कान बड़े हुआ करते थे मनुष्य के, वैसा बताया जाता है। जैसे मनुष्य की पूंछ का विलुप्त होना, पहले बताते थे कि जो पहले के मानव थे उनके पूंछ हुआ करती थी, लेकिन किन्हीं कारण से यानी कि उसका बहुत कम यूज होने लग गया, तो वो जो पूंछ है वो विलुप्त होती जाए और बिल्कुल अभी कोई पूंछ भी नहीं है मनुष्य के। ऐसे ही बात करें दोस्तों, सांप के पैर का गायब होना। सांप के पैर का दोस्तों पहले ऐसा बताते थे कि सांप के पैर हुआ करते थे, लेकिन वो रेंग के हुए चलता था, तो पैरों का यूज नहीं होता था, पैर काम नहीं आते थे, तो दोस्तों वो पैर क्या हो गए, विलुप्त हो गए और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो गया, यानी कि जो सांप की जो अलग संतान होगी तो उनके पैर नहीं हुए। फिर तीसरा नियम भी आएगा दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा तीसरे नियम में कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण भी नहीं होगा, लेकिन विभिन्नता के नियम में क्या होगा, माता पिता से भिन्न लक्षण अगर संतान में उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है, तो कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों, विभिन्नता का नियम कहलाता है। हो गया आगे समझ में दोस्तों, आगे बढ़ू, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? देखो इधर क्या बोला मैंने, माता पिता से भिन्न लक्षण संतान में उत्पन्न होना तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होना क्या कहलाता है दोस्तों, विभिन्नता का नियम कहलाता है। माता पिता से भिन्न लक्षण किस में आए दोस्तों, संतान में आए, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है, तो वो कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों, विभिन्नता का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण कैसे हुआ कि जिराफ की जो भी संतान है उनकी फिर क्या हुआ, गर्दनें उनके पहले से ही लंबी हुई थी। और एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, सांप के पैर का विलुप्त होना, सांप के पैर का विलुप्त होना, और बात करें जैसे मनुष्य के कर्ण पल्लव का विलुप्त होना, और अगर मानव की बात करें दोस्तों, जैसे गोरे माता पिता है तो उनसे भिन्न लक्षण क्या आ जाएंगे, काले हो जाएंगे, यानी कि संतान कैसे पैदा होगी, काले, और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होगा, तो फिर जो उनकी जो काले माता पिता की जो संतान होगी दोस्ती, तो क्या दोस्तों क्या होगी, फिर काली पैदा होगी। ये कहलाता है दोस्तों कौन सा नियम, विभिन्नता का नियम। आया समझ में दोस्तों? मिटा दूं, आगे लिख लो पहले इसको।
मिटा दो दोस्तों, ये सेकंड नियम भी क्लियर हो गया। अब आगे एक और नियम है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद सिद्धांत की बात करेंगे अपन। थर्ड नियम क्या कहता है, देखो इधर थर्ड नियम आता है दोस्तों मेंडल का। आपने 9-10 में जब मेंडल के बारे में अपन पूरा पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने मेंडल के बारे में 9 क्लास में पढ़ा होगा और मेंडल के बारे में जाना होगा। मेंडल का एक नियम आता है दोस्तों प्रतिगमन का नियम। कौन सा नियम आता है, प्रतिगमन का नियम। इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रत्यावर्तन का नियम, सन का नियम। किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम क्या है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे ही मेंडल बोला जाता है, पहचान में आ जाता है। पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या कहता है ये नियम, जस्ट समानता के नियम से और विभिन्नता के नियम से लेके चलेंगे अपन दोस्तों। विभिन्नता के नियम से कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन जो होगा विभिन्नता के नियम से होगा। क्या कहता है सुनना, विभिन्नता का नियम कहता था कि जो माता पिता के जो गुण हैं उससे उल्टे यानी कि उससे भिन्न लक्षण जो संतान में आ जाते हैं, वो क्या कहलाता है, विभिन्नता का नियम कहलाता है। और ये जो नियम है कौन सा, प्रत्यावर्तन का नियम, ये कहता है कि माता पिता से भिन्न लक्षण जो बच्चों में आ जाए या संतान में आ जाए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी, सुनना आराम से, लेकिन के बाद जो बोल रहा हूं उसको आराम से सुनना। माता पिता से भिन्न लक्षण अगर संतान में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण नहीं होता है। क्या बोला मैंने, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे सुनना, जैसे बात करें दोस्तों, एक सामान्य इंसान कैटेगरी होती है दोस्तों मानव की, बालकों की। एक प्रतिभाशाली होता है तो एक सामान्य होता है, एक जड़ बुद्धि होता है, एक पिछड़ा बालक होता है, एक समस्यात्मक बालक होता है, एक सामान्य बालक होता है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, सामान्य माता पिता की संतान के बच्चों का क्या होना, प्रतिभाशाली होना। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों उस प्रतिभाशाली बालक की भी जो संतान होगी वो प्रतिभाशाली हो जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होगा। यही बोला, समझ में आया, एक बार फिर से सुनना। माता पिता से भिन्न लक्षण अगर बच्चों में आ जाते हैं, माता पिता से भिन्न लक्षण अगर बच्चों में आ जाते हैं, लेकिन उन जो लक्षण आए उनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता। कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों, प्रत्यावर्तन का या प्रतिगमन का नियम कहलाता है, जो किसने दिया था दोस्तों, मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। आराम से याद रखना, मेंडल ने दिया था। प्रतिगमन का प्रत्यावर्तन का नियम किसने दिया था दोस्तों, मेंडल ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। क्या कहता है ये दोस्तों, कि माता पिता से भिन्न लक्षण, माता पिता से भिन्न लक्षण अगर संतान में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना बात पे, यहां पे है दम बात में, लेकिन कहां पर, लेकिन उन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण क्या नहीं होता, नहीं होता। वहां पर होता है, कौन से नियम में, विभिन्नता के नियम में, लेकिन प्रत्यावर्तन के नियम में नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एक सामान्य माता पिता की संतान का प्रतिभाशाली होना, दूसरी बात करें दोस्तों, एक अध्यापक माता पिता की संतान का चिकित्सक होना,
या डॉक्टर बनना। देखो तीनों नियम यहां से समझ में आ जाएंगे। मैंने बोला कि जैसे माता पिता से भिन्न लक्षण अगर बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण नहीं होता तो कौन सा नियम कहलाता है? प्रत्यावर्तन। एग्जाम्पल से समझना, एक सामान्य माता पिता है, यानी कि बिल्कुल दिमाग नहीं था दोस्तों, वो पढ़े लिखे नहीं थे या फिर याद करते थे, कुछ बुक को पढ़ते थे याद नहीं होता, लेकिन उन माता पिता की संतान जो उत्पन्न हुई वो कैसी हुई दोस्तों? प्रतिभाशाली हो गई। कैसी हुई दोस्तों? प्रतिभाशाली। लेकिन हो सकता है दोस्तों प्रतिभाशाली के जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो अगर प्रतिभाशाली होते हैं तो समानता का नियम लग जाएगा, और अगर प्रतिभाशाली होते चले जाते हैं तो कौन सा नियम लग जाएगा? विभिन्नता का नियम हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो गया। और प्रतिभाशाली के बालक के, अगर प्रतिभाशाली बालकों की जो संतान होगी, माता पिता की जो संतान होगी, वो अगर वापिस सामान्य हो जाती है या पिछड़ा हो जाती है या मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों? प्रतिगमन का नियम लगेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। इस बात पे देना, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई नियमों की बात। 1 2 3 4 यानी कि 4 नियम और है, 4 सिद्धांत और है, तो अपन वंशानुक्रम के सिद्धांत को भी अभी पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के क्लियर करेंगे। ठीक है, लिख लो पहले आप इसको। मिटा दो दोस्तों, आगे बात करेंगे फिर। अब बात करते हैं दोस्तों वंशानुक्रम वातावरण के सिद्धांत के बारे में। देखो दोस्तों, अभी अपन ने बात करी वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, इतनी सी बात करी दोस्तों। वंशानुक्रम वातावरण की अपन बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बालक का जो विकास होता है, किसका? बालक का जो विकास होता है उस पर प्रभाव रहता है किसका? वातावरण के और वंशानुक्रम का। वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है, उसी कारण अपन वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ते हैं। बालक जैसे जैसे वातावरण में ढलता है उसके अनुसार ही वो दोस्तों जो भी सीखता है और विकास होता रहता है, उसकी हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे जो भी विकास होगा, यानी कि उसकी ग्रोथ किस प्रकार से होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो वातावरण का फर्क पड़ता है। कम प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पे, लेकिन जो ग्रोथ होती है, सॉरी ग्रोथ पे कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो विकास होता है उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों किसका? वंशानुक्रम और वातावरण का। और वंशानुक्रम वातावरण का सर्वाधिक विकास पे ही पड़ता है। इसी कारण दोस्तों जो वंशानुक्रम और वातावरण के जो अपन ने सिद्धांत नियम पढ़े थे उनसे क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे माता पिता रहते हैं, कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, उस आधार पर उसके नियम लगते हैं। इन 3 नियम के आधार पर अपन बता सकते हैं दोस्तों कि बालक का विकास किस तरह से होगा, अपने माता पिता से क्या सीखेगा, माता पिता से कितने गुण आएंगे, ये अपन बता सकते हैं किसके? 3 नियम के आधार पर। ऐसे ही दोस्तों सिद्धांत भी आते हैं, किनसे? वातावरण और वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत भी आते हैं, उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिद्धांत की बात करें, पहले सिद्धांत की बात करूं मैं, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। देखो सिद्धांत क्या है? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रवर्तक जो होगा वो नाम जैसा ही होगा। तो इसका प्रवर्तक कौन है, किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों एक आदमी था, मैन। क्या था दोस्तों? एक मैन है, यानी कि मैन मतलब क्या है? मेल मतलब कैटेगरी है दोस्तों, मेल, लड़का है लड़की, तो ये तो लड़का है, मैन लिख दिया। कौन सा है? बीज मैन। याद हो गया ये लो, किसने दिया था? बीज मैन ने दिया था। और बीज मैन ने बीज कोश का सिद्धांत दिया था। बीज से बीज याद रख लेना और पीछे लगा देना मैन। लड़की नहीं थी, मैन था, इसलिए कौन सा सिद्धांत दिया? बीज मैन का। देखो
क्या कहता है ये सिद्धांत? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब चलना रहना, यानी कि रुकना नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना, यानी कि बीज कोश का जो प्रभाव है दोस्तों वो कभी समाप्त नहीं होता है। ये नियम ये कहना चाहता है। ऐसा क्या है दोस्तों जो बालक के विकास में ऐसा क्या है, या बालक की जो अभिवृद्धि है उसमें ऐसा क्या है जो वो नियम जो है सिद्धांत जो है हमेशा लागू रहेगा, यानी कि कभी समाप्त नहीं होगा। बीज कोश का जो प्रभाव रहेगा दोस्तों, बीज कोश का प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एग्जाम्पल की बात करूं, अभी एग्जाम्पल बोलूंगा ना, आप क्लियर समझ लोगे कि बीज कोश का सिद्धांत क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, गोत्र, किसकी बात करें? गोत्र की। आपकी गोत्र क्या है, मेरी गोत्र क्या है? जैसे मेरी बात करूं, मेरी गोत्र है दोस्तों केडवाल, तो मेरी संतान होगी, उनकी भी गोत्र क्या होगी? केडवाल। फिर उनकी जो संतान होगी उनकी भी गोत्र क्या होगी? बच्चों की गोत्र क्या होगी? केडवाल होगी। फिर आने वाले जो उनके बच्चे रहेंगे उनकी भी बच्चों की गोत्र क्या होगी? केडवाल। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो गया, और बीज कोश का जो प्रभाव है दोस्तों वो क्या हुआ? कभी समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। आपको भी पता होगा, अपने गोत्र जो माता पिता की गोत्र थी वही मेरी गोत्र है, वही मैं गोत्र, माता पिता की जो गोत्र थी वही मेरे दादा दादी की गोत्र थी, वही उनके परदादा परदादी की गोत्र थी, यानी कि निरंतर चलता रहता है। आया समझ में दोस्तों? क्या लिखेंगे? बीज कोश का प्रभाव, बीज कोश का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। और क्या सीखा इससे? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, या स्थानांतरण होता रहता है, चलता। ये हुई बात दोस्तों किसके? बीज मैन के सिद्धांत की, जिसका सिद्धांत क्या था? बीज कोश का सिद्धांत था। बीज का मतलब भी दोस्तों एक बीज से लिया गया है। गेहूं का जो पैदा होगा, जैसे गेहूं का बीज होगा, उसी के अनुसार वो दोस्तों उसका क्या होगा? विकास होगा। फिर उसका बीज लगाओगे वो गेहूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने गेहूं का जो बीज बोया है और जो मटर के पौधा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, आप भी सभी जानते। यही सिद्धांत क्या कहता है? बीज कोश का सिद्धांत। क्लियर आया दोस्तों समझ में? कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो दोस्तों, बिल्कुल फास्ट रहा करो। मैंने आपको बोला ना, मनोविज्ञान आप सीख सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका, लिखने पे नहीं। मैं लिखूंगा शायद कम, लेकिन बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि पहले ही बोला रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मनोविज्ञान कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? समझने का, सीखने का सब्जेक्ट है। यानी कि आप जितना समझोगे, जितना सीखोगे, आपके क्वेश्चन उतने ही राइट आएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, मैं ये लो, मैं 100% गारंटी के साथ कह दूं ऐसी बात कि इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों रिलेटेड चीजें आती है, व्यवहारिक चीजें आती है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इनको सीखोगे, पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और अगर डाउट भी नहीं है तो भी आप मैं हर बार जैसे टॉपिक क्लियर होता है मैं आपसे पूछता हूँ आगे बढ़े, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, हाँ ठीक है सर, आगे बढ़िए, चलिए सर, आ गया समझ में, बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो। ऐसा दोस्तों मोटिवेट मिलता है, ऐसे सामने वाले को भी, टीचर को भी मोटिवेट जैसा लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। क्योंकि ऑनलाइन तो रहते हैं, लेकिन हमें दिखता थोड़े ना है कि पढ़ रहा है, या फिर मोबाइल चला के कहीं बस पानी भर रहा है, नहाने चला गया हो, तो हमें क्या पता, हमें क्या पता आप मोबाइल में ऑनलाइन चल रहा है दोस्तों, आप खाना बना रहे हो और खाने बनाने में ध्यान हो, हमें क्या पता। आप रिप्लाई करोगे, बार बार हमें कुछ बोलोगे, तो हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बनाए रहे करें। लिख लो अभी इसको आप। मिटा दो दोस्तों। दूसरे सिद्धांत की और तीसरे सिद्धांत की एक साथ बात करूंगा मैं। दूसरा सिद्धांत है उपार्जित गुणों का सिद्धांत। उपार्जित गुणों का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत भी इससे रिलेटेड है, इसलिए एक साथ बात करेंगे दोस्तों। इस सिद्धांत का नाम है उपार्जित
उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। ये किसने दिया था दोस्तों? उपार्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। क्योंकि उसने क्या बोला था? नए गुण उत्पन्न होते रहते हैं, तो इसीलिए लेमार्क ने दे दिया। उपार्जित गुणों के अवितरण का, यह शब्द याद रखना, अवितरण, यानी कि नहीं होता गुणों का विकास। अवितरण का सिद्धांत दिया था दोस्तों बीजमैन एंड ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक किसने दिया था दोस्तों? बीजमैन और ल्यूवेनहोक ने, दोनों मनोविज्ञान के दोस्तों। उसने सिद्धांत दिया था उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, और उपार्जित गुणों का सिद्धांत दिया था दोस्तों लेमार्क ने। देखो क्या बोलता है, सुनना आराम से। यह सिद्धांत कहता है दोस्तों, पहला वाला सुनना आराम से, लिखूंगा नहीं। उपार्जित गुणों का सिद्धांत बोलता है दोस्तों कि जो बालक में या जो मानव में जो गुण उत्पन्न होते रहते हैं, नए गुण उत्पन्न होते रहते हैं, एक गुणों से दोस्तों दूसरे गुण का विकास होना, और नए गुण उत्पन्न होते रहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है, और हमेशा बालक में दोस्तों जो है नए नए प्रकार के गुण उत्पन्न होते रहते हैं। किसने बोला दोस्तों? ये लेमार्क ने बोला। लेकिन ऐसा बोलते ही दोस्तों उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत आ जाता है, और बीजमैन ल्यूवेनहोक जो है वो इस सिद्धांत को गलत बता देते हैं। दोस्तों होता क्या है, एक चूहा लिया इसमें इन्होंने, किसने? बीजमैन और ल्यूवेनहोक ने। ये चूहा बना देता हूं मैं। ये चूहा बना दिया। अब बीजमैन ल्यूवेनहोक ने क्या किया दोस्तों? ये पूंछ काट दी इसकी। क्या काटी दोस्तों? पूंछ काट दी। ये देखना ये चाह रहे थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, नए गुण विकसित होते हैं या नहीं होते हैं। इनके आधार पर, लेमार्क के आधार पर, लेमार्क बोलता है कि बालक में जो है, मानव में जो है नए गुणों का विकास होता रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा इसने बोला, किसने? लेमार्क ने। लेकिन ये गलत बता देते हैं। बीजमैन आ जाते हैं, ल्यूवेनहोक आ जाते हैं, और वो क्रॉस कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या करा? बीजमैन ने क्या करा दोस्तों? एक चूहा लिया और चूहों की क्या करी? पूंछ काट दी। और पूंछ काटने पर दोस्तों जो नेक्स्ट संतान का इंतजार करते रहते हैं, ये उन्होंने चूहे को भेजा नहीं कहीं पे, ये इंतजार कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने क्या करा? अनुवांशिक गुणों के आधार पर दोस्तों पता लगाने की कोशिश की। इन्होंने कोशिश की दोस्तों कि जो चूहे के जो नेक्स्ट संतान होगी, नेक्स्ट बच्चे जो उत्पन्न होंगे, उनके या पूंछ कटी हुई होती है या नहीं होती है, ये देखना चाह रहे थे। कौन? बीजमैन ल्यूवेनहोक। लेकिन जैसे ही दूसरा चूहा पैदा होता है दोस्तों, उसके भी सेम पूंछ आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? इसकी संतान उत्पन्न होती है दोस्तों, और ये संतान उत्पन्न होगी, ये चूहा पैदा हो गया, और इसके की क्या आ गई दोस्तों? पूंछ आ गई। अब फिर इन्होंने क्या करा? फर्स्ट चूहे की पूंछ काट दी, सेकंड की भी पूंछ काट दी, ये काट दी पूंछ। अब इसके दोस्तों जो संतान होनी थी, यानी कि इसके जो संतान उत्पन्न होगी, उसको भी देखना चाह रहे थे कि फिर जो संतान होगी, ये संतान होगी, और इसके भी क्या आ गई दोस्तों? पूंछ आ गई। और फिर इन्होंने क्या करा? पूंछ काट दी। ऐसे देखते जा रहे थे। किन की पीढ़ी को देखते जा रहे थे? चूहों की पीढ़ी को देखते जा रहे थे, और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो रहा है गुणों में, ये वो नहीं हो रहा है या हो रहा है, ये देखना चाह रहे थे। कौन? बीजमैन और ल्यूवेनहोक। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। क्या हुआ कि बार बार जो पूंछ जो कट रही थी, नए गुण जो हो रहे थे वो उत्पन्न नहीं होते हैं, नए गुणों का विकास नहीं होता है। ये किसने बोला दोस्तों? बीजमैन और ल्यूवेनहोक ने ये बोला। लिख, पहले आप इसको लिख लो, मैं पानी पी लेता हूं। क्या बोला दोस्तों? उपार्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जो नए गुण उत्पन्न होते हैं उनको वो विकसित हो जाते हैं, और ज्यादा उनका विकास हो जाता है। इतने में कौन आ जाता है दोस्तों? बीजमैन और ल्यूवेनहोक हो जाते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो नए गुण आते हैं, जो बालकों में जो उत्पन्न है, यानी कि माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है, उनमें जो नए गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण या विकास नहीं होता, वो विकसित नहीं होते हैं। जबकि लेमार्क क्या बोल रहे थे? विकसित होते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे थे? विकसित नहीं होते। इसलिए इन्होंने क्या करा? चूहा लिया और चूहे की पूंछ काटते जा रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये देखना चाह रहे थे कि गुण विकसित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नहीं हो रहा था। और इन्होंने क्या करा दोस्तों? क्रॉस कर दिया। कौन से सिद्धांत को? लेमार्क के सिद्धांत को। लेकिन ये दोस्तों सिद्धांत इसलिए बोला जाता है, कहीं ना कहीं इनका जो नियम है वो लगता भी है, नए गुण विकसित भी होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा? क्रॉस कर दिया, नहीं होते हैं। यानी कि दोनों सिद्धांत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि दोनों सिद्धांत ही सही है।
पीढ़ी दर पीढ़ी जो नए गुण उत्पन्न होते हैं बालकों में उनका विकास भी होता है, लेकिन इन्होंने क्या करा, एक एग्जाम्पल दिया और इन्होंने बोला कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में। इसके बाद दोस्तों थर्ड जो फोर्थ नियम है वो जैव सांख्यिकी का सिद्धांत है। जैव सांख्यिकी सिद्धांत, ये मैंने सिद्धांत आपको बता दिया था दोस्तों, जहां पर 1/2, 1/4, 1/16, 1/2 गुण किससे उत्पन्न होते हैं, माता पिता से। 1/4 किससे उत्पन्न होते हैं, दादा दादी या दादी नाना नानी से होते हैं। ये सिद्धांत मैंने बता दिया था। किसने दिया था दोस्तों ये सिद्धांत, फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, यह हुई बात उपार्जित और उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। आया दोस्तों समझ में, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, अभी आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? यस बोल दिया करो फटाफट से, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आगे बढ़ना है। लिख लो अब इसको आप। मिटा दो दोस्तों। अब एक लास्ट सिद्धांत बच रहा है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर ये वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत नियम दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट सिद्धांत है दोस्तों उसका नाम है भाषा विकास का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत। किसने दिया था ये, चोमोस्की ने। क्या नाम है मनोविज्ञान का, चोमोस्की। क्या नाम है दोस्तों, चोमोस्की। भाषा विकास, जैसा नाम है दोस्तों वैसा ही विकास है, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो उसको। चोमोस्की भाषा, चोमोस्की की स्की स्की भाषा सा, चोमोस्की भाषा, चोमोस्की भाषा। याद हो गया दोस्तों? आगे बढ़ूं? कैसे भी याद कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे याद करने में। भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने दोस्तों सुनना अब आराम से, इन्होंने क्या बोला कि वंशानुकरण और वातावरण का प्रभाव रहता है किस पर, भाषा पर। यानी कि वातावरण के आधार पर ही भाषा जो सीखता है बालक, भाषा का जो विकास होता है वो वातावरण के प्रभाव से भी होता है और वंश क्रम के प्रभाव से भी होता है। भाषा के वंश क्रम के प्रभाव के आधार पर मैं बात करूं आपसे, जैसे मान लो मेरा जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ, तो जन्म होते ही अगर मेरे माता पिता वहां अगर हिंदी में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा? आप तो ये बोल दोगे कि आप तो अमेरिका में जन्म हुआ है, आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती? अरे कैसे आएगी दोस्तों, जब मेरे माता पिता वहां मुझसे अमेरिका में जाके भी हिंदी में बात कर रहे थे या हाड़ौती में बात कर रहे थे या मारवाड़ी में बात कर रहे थे, तो मैं तो क्या सीखूंगा, मारवाड़ी सीखूंगा। वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, कि उसको एनवायरमेंट का प्रभाव आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि बालक जो सीखेगा, जो भाषा सीखता है देखने पर ही सीखता है, संकेत के आधार पर सीखता है, उसको क्या दिखाई दे रहा है उसके आधार पर सीखता है। मान लो उसको कोई इंसान नहीं दिख रहा है, कोई पशु पक्षी दिख रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मान लो उसके माता पिता ने हाथी को दिखाया तो वो हाथी वर्ड जल्दी सीख जाएगा बोलना। समाज के बारे में दिखाया दोस्तों, बालक का जन्म ऐसी जगह पे होता है जहां पर जो है उसके वातावरण का प्रभाव रहता है, तो वातावरण का ज्यादा प्रभाव रहेगा। और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव रहेगा दोस्तों, बालक का वातावरण का प्रभाव दोस्तों मैंने बताया आपको, वातावरण और वंशानुक्रम। जैसे कि बालक का जन्म कहां पर होता है वो डिपेंड नहीं करता है, कहीं भी जन्म हो, अंतरिक्ष में चाहे जन्म हो जाए बालक का, लेकिन उसके माता पिता जो वहां पर जो बात कर रहे हैं तो वैसी भाषा सीखेगा। यहाँ पर अगर बालक के माता पिता इंडिया में भी आके अगर बालक के माता पिता इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट में अनुसार क्या होगा दोस्तों, वो भी इंग्लिश में ही बात करेगा, यानी कि इंग्लिश की भाषा सीखेगा। ये होती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं अभी, जो क्वेश्चन आता है आने लायक है। सबसे पहली भाषा, सबसे पहली किसकी दोस्तों, बालक की। बालक की सबसे पहली भाषा कौन सी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर किसी को याद है तो। बालक की पहली भाषा कौन सी है दोस्तों, वो आएगी क्रदन।
क्रदंत, यानी कि रोना। कौन सी आएगी दोस्तों? क्रदंत। मनोवैज्ञानिक वर्ड है दोस्तों क्रदंत, और वैसे भी क्रदंत बोला जाता है, संस्कृत का भाषा का शब्द है क्रदंत और रोना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक में कौन सा यूज लेते हैं? क्रदंत। और इसको क्या बोलते हैं? रोना। यानी कि सबसे पहली भाषा बोले कि कौन सी है दोस्तों, ऐसा मत लगा देना पहली भाषा कौन सी है, मम्मी पापा एग्जाम्पल ऐसे आ जाएंगे, तो आपको क्या लगाना है? क्रदंत या रोना। सबसे पहली भाषा होती है, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? होते ही बच्चा सबसे पहले रोने लगता है, तो क्योंकि रोने में भी सुर निकलते हैं। और जो है भाषा क्या होती है? वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, शब्द है, यही भाषा है। तो रोना भी क्या है दोस्तों? उसमें भी र र र हाँ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगी? रोना सबसे पहली भाषा निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब बालक 6 माह का हो जाता है, कौन कितने माह का दोस्तों? 6 माह का बालक हो जाता है। 6 माह का बालक, सॉरी इससे पहले बात करें रोने के बाद दोस्तों जो है बालक, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा सीखता है। यानी कि दोस्तों संकेत का मतलब बालक जो भाषा से बताएगा वो बताएगा संकेतों के आधार पर। जैसे मान लो उसको भूख लग रही है तो वैसे ही संकेत देगा। कैसे संकेत देगा? जैसे मान लो बच्चे को देखा होगा, जब उसको बच्चे को भूख लग रही है तो वो बोलता नहीं है कि मम्मा मुझे भूख लगी हुई है मेरे लिए खाना लेके आओ, ऐसा नहीं बोलता, वो संकेतों के माध्यम से। तो माता जो पहचानती है बालक को भूख लग रही है या बालक जो बीमार हो रहा है, तो वो संकेत के माध्यम, जैसे रोने लग जाएगा भूख लगी, वैसे भी 6 माह का जो 6 माह से जो पहले पहले के बालक होते हैं, वो जितने भी अगर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे या कुछ चीज उनको चाहिए रहती है, खिलौना चाहिए रहता है, तो वो रोने लग जाते हैं। इससे ही माता जो है उसको पता लगा लेती है कि ये संकेत हुए उनके। ठीक है दोस्तों, ये संकेत होते हैं, संकेत के माध्यम से बताना कि मुझे ये चाहिए, या फिर पानी की प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई, तो ये संकेतों के माध्यम से कौन बताता है दोस्तों? बालक बताता है। आया समझ में? संकेत के माध्यम से। इसके बाद बात करें दोस्तों 6 माह का बालक, 6 माह का बालक कुछ शब्द सीख जाता है, जैसे म, ह, ल, व, द, इनको बोलने लग जाता है। 6 माह का बालक म, ह, ल, व, द, और ये क्या हुए दोस्तों? ये हुए व्यंजन। कौन से शब्द है दोस्तों? ये व्यंजन। यानी कि बालक सबसे पहले कौन से शब्दों को सीखता है? व्यंजनों को बोलना सीखता है। उसके बाद दोस्तों स्वर आता है, फिर वर्ण आता है, फिर शब्द आता है। आपने देखा होगा छोटे बालक रहते हैं जो मम 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 नन नन लल लल या द द द ऐसे बोलने लग जाते, द द नन 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 नन, पूरे वर्ड नहीं बोलते। मम्मा को भी बोलेगा तो मम मम मम, पानी की प्यास लगेगी तो मम मम, तो वो संकेत भी हुआ और मम मम वर्ड भी निकलता है 6 माह का बालक। ठीक है दोस्तों, मम मम द द पा पा पा, पापा नहीं बोलेगा, मम्मा नहीं बोलेगा, दादा नहीं बोलेगा, मामा नहीं बोलेगा, नाना नहीं बोलेगा, नन्ना नाना ऐसे बोलेगा। यानी कि इन वर्णों का, इन व्यंजनों का जो है वो उच्चारण करने लग जाता है। कौन से माह का बालक दोस्तों? 6 माह का बालक। याद रखना, पिछली बार रीट में भी क्वेश्चन आया था भाषा संकेत के माध्यम। इसके बाद बात करें दोस्तों 1 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बालक एक वर्ष का बालक इन शब्दों को, इन व्यंजनों को, इन वर्णों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है, शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। किन वर्णों को दोस्तों? इनकी बात कर रहा हूं। जैसे म को क्या बोलने लग जाएगा? मम्मा बोलने लग जाएगा। ह को ह से जो उच्चारण निकलेंगे, प से पापा बोलने लग जाएगा, मामा बोलने लग जाएगा, दादा बोलने लग जाएगा, या फिर मम को म बोलने लग जाएगा, ह को ह बोलने लग जाएगा, वो व को व बोलने लग जाएगा। यानी कि 1 वर्ष का बालक जो दोस्तों है, 1 वर्ष का बालक इन वर्णों को, इन व्यंजनों के जो शब्द है, इनको क्या बोलने लग जाएगा? शुद्ध रूप से बोलने लग जाएगा। क्या बोलने लग जाएगा दोस्तों? शुद्ध रूप से बोलने लग जाएगा। इसके बाद बात करूं दोस्तों 2 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का बालक लगभग 100 शब्दों को सीख लेता है, लगभग 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोल लेता है, शुद्ध रूप से बोल लेता है।
क्वेश्चन आया था दोस्तों रीट में, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, 2 वर्ष का बालक लगभग, ऐसे वर्ष देके पूछा था। जब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे वहां पर डिटेल से बात करेंगे। वर्ष देकर पूछता है बालक कि कितने वर्डों को, 100 वर्डों को, ऐसे एग्जाम्पल देता है वो, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। मैंने बताया ना, भाषा विकास का जो सिद्धांत है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बात करिए फिर से देखेंगे, बालक की सबसे पहली भाषा कौन सी होती है दोस्तों? क्रदंत होती है। याद रखना, रोना। सबसे पहले क्या सीखता है? फिर संकेत के माध्यम से, यानी कि संकेत के माध्यम से वो बताता है कि मुझे भूख लगी, प्यास लगी, जो भी होगा, रोना लगा, कोई दर्द भी होगा तो रोने लग जाएगा, ऐसे संकेत के माध्यम से जो है वो बताता है। दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? संकेत हो जाएगी। पहली भाषा कौन सी हो जाएगी? क्रदन, रोना। उसके बाद दोस्तों 6 माह का बालक ये इन वर्डों को, इन व्यंजनों को शुद्ध रूप से तो नहीं बोल पाता, लेकिन बोलने लग जाता है। 1 वर्ष का बालक इनको शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, 2 वर्ष का जो बालक है वो 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। और दोस्तों जो बालक है, सबसे पहले क्या सीखेगा बालक? क्या सीखेगा? व्यंजन सबसे पहले सीखता है, फिर स्वर आता है उसके दिमाग में, फिर उसके बाद वर्ण बनाता है, फिर आता है शब्दों का जोड़ने लगता है। यानी कि शब्दों का मतलब जैसे पापा, मम्मी, मम्मी, नाना, दादा, ये सीखता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात सिद्धांत की। सिद्धांत भी यहाँ से खत्म होते हैं। इसके बाद दोस्तों वातावरण वंशानुक्रम हो गया और अभिवृत्ति विकास के बारे में अपन बात करी। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन आपकी रुचि हो तो अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो जो अभी तक एग्जाम्पल में, यानी कि क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज की क्लास दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्लास को देखें। और प्लीज बता दीजिए, ये जो फीडबैक है ना, आप बिल्कुल बताते रहिए। अगर कोई कमी नजर आती है, अगर आपको मुझ में, मेरे पढ़ाने में, मुझ में नहीं, मेरे पढ़ाने में अगर आपको कोई कमी नजर आती है, कोई मुझे डेवलप करना है कि तो पढ़ाने को मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना है, या फिर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर ये भी पढ़ाओ, इस तरह से पढ़ाओ थोड़ा सा इसको, या फिर लेंथी लो, लंबा खींचो, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। नो डाउट, आपके दिमाग में कोई डाउट मत रखा करो और बता दिया करो। आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको जितने भी पहले के वीडियो हैं सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।